नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज में। हम दिखाएंगे सच। गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, क्योंकि हम है जनता की आवाज। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज कुर्सत। आज दिनांक 1/9/2022 समय 12 बजे दोपहर को नगर पंचायत कुर्सट में सड़क का शिलान्यास बांग्रमू के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीकांत कटियार जी फीता काट कर किया। साथ में नगर पंचायत कुर्सट के चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद खान, बांग्रमू चेयरमैन इजहार खान, गुड्डू सुनील गुप्ता, अवधेश जायसवाल, मिनहाज सभासद बिक्तन साहिब खान, शादाब खान, गजराज, गौतम, रौनक, आसिफ, सलमान, मुकेश आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सभी सम्मानित नगर वासियों, क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुजन से अध्यक्ष नगर पंचायत कुर्सट उन्नाव, संवाददाता जमालुद्दीन की खास रिपोर्ट। इम्बे सात आलम जी, आदर्श प्रताप सिंह जी, रणजीत सिंह जी, संगीता चौधरी जी, गुलशन यादव, अनुराग मालवीय जी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन की जेपीएस फाउंडेशन लखनऊ की टीम के द्वारा आज बरेली के आलमपुर जाफराबाद में चल रही प्रत्येक ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम पंचायत की महिलाओं की चल रही ट्रेनिंग में प्रशिक्षक राम प्रकाश के द्वारा 40 ग्राम पंचायत की महिलाओं को प्रशिक्षण करवाया गया और संतोष सर ने गीत के माध्यम से पानी की बचत और कीमत बताई गई। टीम लीडर आशुतोष गुप्ता की अध्यक्षता में ये कार्य करवाए गए। वहां मौजूद ग्राम पंचायत की महिलाएं और कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक, अनिल, लविश, पवेंद्र आदि मौजूद रहे। बरेली उत्तर प्रदेश से रियाज अंसारी की रिपोर्ट।
अकेले कर रहे हैं तो भी लेना खराब है। कोई ये बहस ना करे कि हमारे ग्राम पंचायत में किट नहीं पहुंची है। हो सकता है आपके ग्राम पंचायत में नहीं पहुंची हो, लेकिन हमने किसी मजरे वाले को दे दी हो, क्योंकि मजरों में भी तो समूह चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं मजरों में नहीं चल रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में समूह चलता हो। कहीं कहीं हमने जैसे बीसी सखी प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान, एक ही पेड़ पर लटकते मिले शव। टडियावा थाना क्षेत्र के ग्राम बेहटी के जंगल की झाड़ियों में गुरुवार की सुबह शीशम के पेड़ पर दोनों का शव लटकता मिला। लोगों ने जब शवों को देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रेमी युगल अलग अलग जाति के बताए जा रहे हैं। हरियावा थाना क्षेत्र के मरई गांव निवासी अरविंद के बेटे शोभित का गांव में अपने ननिहाल में रह रही युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले रोड़ा बन रहे थे। लड़की ज्योति पुत्र संजय सिंह निवासी बैगो थाना जैथरा जिला एटा की रहने वाली है। वह अपने ननिहाल मरई में रहकर कक्षा 11 में पढ़ाई कर रही थी। वहीं गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग हो गया था। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह स्कूल पढ़ाई करके बता कर गई थी। छुट्टी होने के बाद जब युवती घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की गई। उधर युवक अपने ननिहाल अजीजपुर घर पर बताकर निकला था। ग्रामीण यह भी बताते हैं कि दोनों प्रेमी प्रेमिका अजीजपुर मंदिर में भी देखे गए थे। दोनों मंदिर में शादी रचाकर जंगल में जाकर एक ही पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं लड़की के बैग से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मौके पर एसपी राजेश द्विवेदी, हरियावा थाना के फोर्स व क्षेत्राधिकारी व एडिशनल एसपी पश्चिम दुर्गेश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। संवाददाता सिराजुल की खास रिपोर्ट। लड़का हुआ इसके क्या घटना थी? हाँ, ये था थाना हरियावा निवासी है, दोनों लड़का और लड़की, और इनका आपस में प्रेम संबंध होना ज्ञात हुआ है। अब जो भी किन्हीं कारणों से इनके द्वारा यहाँ थाना टडियावा क्षेत्र में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली गई है और एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें सुसाइड करने की बात कही गई है। दोनों के नाम उसमें लिखे हुए हैं।
नोट का मिलान किया जाएगा दोनों के हस्तलेख से और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। पदाधिकारियों की भी हुई पदोन्नति। नवदीप कुमार जिला ब्यूरो चीफ फतेहपुर 9794 6725 17 फतेहपुर। भारतीय पत्रकार जनवरी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फतेहपुर आगमन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सारा पैलेस में पहुंचते ही समिति के 3 पदाधिकारियों की पदोन्नति कर उनको भी सम्मानित किया गया, जिसमें जेम्स पॉल जिला अध्यक्ष को प्रदेश महासचिव, चंद्रशेखर चौहान जिला महासचिव को प्रयागराज मंडल का महासचिव व वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शारिब कमर अजमी को जिलाध्यक्ष बनाकर संगठन को विस्तार करने की बात कही। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिल पदाधिकारियों का सूचना पत्र देकर ब्यौरा दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सहगल, जेम्स पॉल प्रदेश महासचिव, चंद्रशेखर सिंह चौहान प्रयागराज मंडल महासचिव, ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, शारिब कमर आजमी जिला अध्यक्ष फतेहपुर, मंडल अध्यक्ष सोहनलाल, जिला उपाध्यक्ष फतेहपुर धीर सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष आवेश सिंह, जिला प्रधान महासचिव नूरुल हक, जिला महासचिव मोहम्मद अनीश, कोषाध्यक्ष मैसर अब्बास आदि पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आज जैसा कि हमारी भारतीय पत्रकार जनसमिति को 2 माह हो गए हैं पूरे हुए, तो जब हमने जो है फतेहपुर में नींव डाली और यहाँ पर पदाधिकारी बनाने के बाद उनकी कौन पदाधिकारी बने उनकी जानकारी जिले के जिलाधिकारी महोदय को और जिले के कप्तान महोदय को उनको देना था, इसलिए लिखित रूप में जो है हमने उनको जानकारी दी। समिति का क्या उद्देश्य है? समिति का उद्देश्य ये है कि पत्रकारों को बढ़ावा देना, जिससे कि अच्छी पत्रकारिता हो, छायाकारों को भी बढ़ावा देना, जिससे कि अच्छी तस्वीरें अच्छा तरीके से वो विजुअल निकाल सके जो है, और आने वाली समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे कि अक्सर पत्रकारों के साथ अबद्ध भी हो जाता है, छायाकारों के कैमरे तोड़ दिए जाते हैं या कैमरे, तो उनको लेकर के जो है उनको बढ़ावा देना, उनकी मदद करना। और उसके साथ में जो हमने किया है पत्रकारों के साथ जो आम जनता को जोड़ने का भी एक बीड़ा उठाया है कि जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कि पत्रकार और आम जनता के बीच एक संबंधित एक संज्ञा मैंने दिया है, भक्त और भगवान। भगवान के बगैर भक्त अधूरा है और भक्त के बगैर भगवान अधूरा है। पत्रकार डेली वही काम करता है, आम जनता की खबरें निकालता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उनकी पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास करता है उच्च अधिकारियों के माध्यम से जो है। तो इसीलिए जो इस संगठन का निर्माण किया गया है, इसमें पत्रकार और आम जनता का एक अटूट संबंध बना है। किस तरह के पत्रकारों के हितों में काम करें और पत्रकारों की समस्या जिस तरह की आजकल हो रही है, पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, छोटे स्तर क्षेत्रीय रिपोर्टर हो या हमारे जिले लेवल के पत्रकार हो, तो उनकी हक की लड़ाई लड़ना है, उनको इंसाफ दिलाना। उनके साथ में हम सारे हमारे संगठन भारतीय पत्रकार जनसमिति के जितने भी पत्रकार हैं, पदाधिकारी, सब उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेल का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुकमन हेड़ी समापन पर हुए कार्यक्रम। ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 कार्यक्रम का समापन ग्राम पंचायत नगली ओझा परिक्षेत्राधीन आयोजन स्थल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुकमन हेड़ी में किया गया। 4 दिवसीय इन पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का समापन मंचस्थ अतिथियों के परिचय के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री राधे श्याम जी महाराज रहे, जिनका स्वागत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी फूलचंद MSC के सदस्य एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा माले अर्पण कर साफा पहनाकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश कुमार ने की एवं विशिष्ट अतिथि राम प्रसाद, सुमेर सिंह, दिनेश कुमार, बबलू मेहता रहे। मुख्य अतिथि द्वारा ओलंपिक खेलों के खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन हेतु उद्बोधन दिया गया। विभाग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार खेल कार्यक्रम हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तत्पश्चात विभिन्न खेल गतिविधियों की विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस पूरे टूर्नामेंट को करवाने में विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री रोहितास जी और शारीरिक शिक्षक श्री विकेंद्र जी, दारा सिंह जी और धारा सिंह जी ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। खैरथल से गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखमनहेड़ी समापन पर हुए कार्यक्रम। ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 कार्यक्रम का समापन ग्राम पंचायत नगली ओझा परिक्षेत्राधीन आयोजन स्थल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखमनहेड़ी में किया गया। 4 दिवसीय इन पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का समापन मंचस्थ अतिथियों के परिचय के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री राधे श्याम जी महाराज रहे, जिनका स्वागत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी फूलचंद MSC के सदस्य एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा माले अर्पण कर साफा पहनाकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश कुमार ने की एवं विशिष्ट अतिथि राम प्रसाद, सुमेर सिंह, दिनेश कुमार, बबलू मेहता रहे। मुख्य अतिथि द्वारा ओलंपिक खेलों के खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन हेतु उद्बोधन दिया गया। विभाग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार खेल कार्यक्रम हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तत्पश्चात विभिन्न खेल गतिविधियों की विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस पूरे टूर्नामेंट को करवाने में विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री रोहितास जी और शारीरिक शिक्षक श्री विकेंद्र जी, दारा सिंह जी और धारा सिंह जी ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। खैरतल से गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। चौकी इंचार्ज ने किया पेश की इंसानियत और मानवता की मिसाल हर कोई कर रहा है इंचार्ज साहब की तारीफ। बरेली के बल्लिया चौकी इंचार्ज श्री जुगमेंद्र बालियान जी ने पेश की इंसानियत की मिसाल। गंभीर बीमारी से जूझ रही एक महिला और उसकी बेटी के इलाज के लिए अपने पास से पैसे देकर अपनी दरियादिली का सबूत दिया। हमारे समाज में पुलिस को कभी कभी बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है, लेकिन जुगमेंद्र बालियान जी ने वो काम किया जिससे क्षेत्र में हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बरेली क्षेत्र की एक महिला और उसकी मासूम बेटी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। काफी पैसा खर्च भी हो चुका। जब महिला के पति ने अपनी पत्नी और बेटी की बीमारी की समस्या बल्लिया चौकी इंचार्ज श्री जुगमेंद्र बालियान जी को बताई तो श्री बालियान जी ने अपने पास से पैसे देकर महिला के पति को दिए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और बीमार महिला और उसकी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना भी की माँ बेटी जल्दी स्वास्थ्य हो। चौकी इंचार्ज श्री जुगमेंद्र बालियान जी की इस कार्य की हर कोई चर्चा कर रहा है और श्री बालियान जी के लिए भगवान से दुआ भी कर रहे हैं। क्षेत्र वासियों ने कहा कि सलाम है जुगमेंद्र बालियान जी की मानवता और इंसानियत का। किसी कारण बस गरीब दंपत्ति का नाम नहीं बता सकते। बालियान जी ने भी कहा कि कोई नाम पता नहीं लिखना। तब क्षेत्र वासियों ने दिल से बालियान जी के लिए कहा काश हर कोई किसी मजबूर की मदद कर सके। चौकी इंचार्ज श्री जुगमेंद्र बालियान जी को महिला और उसके पति ने भगवान से ढेर सारी दुआएं की। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। बरेली उत्तर प्रदेश। विधवा महिला को दरिंदों ने बनाया अपनी हवस का शिकार, बेरहमी से उतारा मौत के घाट। बरेली थाना क्षेत्र भोता में विधवा के साथ दरिंदों ने की दरिंदगी। परिजनों का आरोप है कि पहले दरिंदों ने विधवा महिला के साथ बलात्कार किया, फिर गला दबाकर बहुत ही बेरहमी से मार दिया। बता दें कि महिला के पति की लगभग 8 माह पहले संदिग्ध हालत मृत्यु हो गई थी। बताते चले कि विधवा महिला बरेली के केवड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। विधवा महिला की एक बेटी और 2 बेटे हैं। मां और बेटी एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी कर अपना गुजारा करती थी। बता दें घटना दिन के 1 बजे के आसपास की है। जब महिला घर नहीं पहुंची तब मृतका के बच्चे स्कूल से आए, तब मां घर पर नहीं थी। फिर बच्चों अपनी तलाश करना शुरू किया। फिर बच्चों ने अपने मामा को फोन किया है कि मामा मम्मी क्या आपके घर पर आई हैं, जिस पर मामा ने कहा नहीं आई हैं। जब बच्चों के मामा अपनी बहन की तलाश में घर से निकल रहे थे तभी लगभग 6-7 बजे के बीच में भांजे ने अपने मामा को फोन करके बताया कि मम्मी गन्ने के खेत में मृत पड़ी हैं। फिर परिवार वालों ने थाना भोता को सूचना दी। मौके पर SP देहात थानाध्यक्ष भोता फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया और डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार की तरफ एक नामजद 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने धारा 376D 302 व 201 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की तलाश में धरपकड़ शुरू कर दी है। इस घटना से ग्रामीणों बहुत रोष व्याप्त है। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। मैं रियाज अंसारी, आज हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ चैनल से। आज हम खड़े हुए हैं बिलाक भटपुरा का एक जो गाँव पड़ता है ग्राम पंचायत जवेरा की एक लड़की जो इनकी शादी थाना भोता क्षेत्र के एक गाँव में हुई। परसों दिन दहाड़े उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो वाकई में एक शर्मसार करती है हम सबको।
और समाज के लिए भी क्या और कानून के लिए भी क्या। थोड़ा उस सिलसिले में जानकारी लेने आए हैं, बात करते हैं उनकी सिस्टर से। जी आप नाम बताइए। जो बोलो आपकी कौन थी सिस्टर थी, क्या है पूरी घटना में बताएंगे। उसके बाद में जब हम पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा कौन करते हुए उन्होंने कहा कि लड़का के बाद कोई लड़का ले आ गया और पापा को भेजा। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर फोन करते हैं। उसके बाद में फिर से फोन किया हमने तो उनका बेटा भी था उनका लड़का वो भी थे। उनका नाम क्या है? शेर सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नवदिया। थाना बता। फिर उसके बाद में जब कॉल की थी हमने तो वो तेल रखती जा रही थी घर पे, तो दोबारा से उन्होंने फिर बुलाया कि मेरी बात सुनो। फिर हमने पूछा क्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे बुला रहे हैं लेकिन मेरी बात सुनो। फिर उन्होंने 2-3 मिनट कॉल चलने दी, उसके बाद में फ़ोन काट दिया। दोबारा से फ़ोन हम लगाते रहे फिर उठाए नहीं। आपकी बात आपकी बहन से हुई थी? हाँ बराबर होती रहती थी, लेकिन जब उन्होंने दोबारा से बुलाया उसके बाद में फ़ोन काट दिया। फिर आपको जानकारी किसी द्वारा मिलती है कि आपकी बहन की डेथ हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है या इसके लड़के ने जो आपकी बहन की बेटे ने क्या बताया उन्होंने फिर भाई के पास क्या कहा? मम्मी को गाँव गई है नहीं, भैया ने कहा यहाँ तो नहीं आई। फिर उसके बाद वो बच्चे ढूंढ रहे थे, जब ढूंढते वक्त गए तो नहीं थी ना, जब वापसी आ रहे थे तो उस गन्ने में आवाज़ करने में थी। वो गन्ने के खेत में मिली। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने फोन किया। तो कोई मतलब बदतमीजी वगैरह से कोई जैसे किसी क्षेत्र में जिसे हम बोलते हैं सीधा सीधा हम बलात्कार? गए थे उसके बाद तब तक वो वहाँ से चली गए। टेंस रहती थी, किसी प्रकार का उन्हें परेशानी नहीं। तो आपको प्रशासन से न्याय की उम्मीद क्या? प्रशासन पूरी तरह से बहुत तेजी से चल रहा है, मगर प्रशासन पर पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है हमें कि प्रशासन हमारी मदद करेगा और न्याय दिलाएगा। तो ये थे मनोहर लाल जी और यहाँ जो मृतक थी अंगूरा देवी पत्नी स्वर्गीय रामदीन जी की। उनकी शादी होती है थाना भूता क्षेत्र के एक गांव पड़ता है दौलतपुर। वहाँ परसों उनके साथ एक दरिंदगी हुई थी और फिर दरिंदगी होने के बाद में उनको ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, जिसमें थाना भूता ने 107 में एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ 376, 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत किया। थैंक यू। देखते रहे हमेशा टीवी न्यूज़ मेरे सारी। उससे मैंने उनसे कहा था इंस्पेक्टर से है कि आप फॉरेंसिक लैब को बुलाइए, तो उन्होंने मेरे लिए ये जवाब दिया है कि अब काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं, इसलिए फॉरेंसिक लैब आने से कोई हल नहीं निकलेगा। उसके बाद इन्होंने जो फोटो वहाँ के व्हाट्सएप पे डाले हैं, हाँ नहीं उसके बॉडी के और जगह के, तब तो एसपी देहात साहब मौके पर आए थे और उन्होंने तत्काल फॉरेंसिक लैब वालों को फ़ोन किया और हमें और हमारे सभी लोगों को पूरी संवेदना दी है कि हम हर कीमत पर कार्रवाई निष्पक्ष कराएंगे, आप चिंता ना करें। अच्छा, थाना भूता में मुकदमा भी कायम हुआ है मुकदमा तो सर जो हमने पूरी जो है तरह से बच्चों से सबसे मालूम करके और पूरी तरह से संज्ञान लेके मुकदमा में जो सत्य था सारी पूरी घटना दर्शा के हमने तहरीर दी थी। उस पर मुकदमा धारा 376, 302 और 201 में मुकदमा पंजीकृत हुआ, तभी हम लोग थाने से पीएम हाउस गए। इसमें सिर्फ क्या नाम था वो? शेर सिंह का नाम और एक अज्ञात में है। हमने शेर सिंह का और दो लोग जो मौके पे थे, हमारे जो है लड़की का बेटा था छोटा वाला, वो बता रहा था और दोनों बेटों ने फिर उसके बाद में बताया था कि 2 लोग और थे और शेर सिंह का लड़का था, शेर सिंह थे, ये 4 लोग हमें वहाँ मिले थे। तो हमने 2 अज्ञात और शेर सिंह का नाम खोला था। अब आगे आपकी क्या मतलब प्रक्रिया हमारी ये है, एसपी देहात महोदय ने कल जो है हमसे कहा था कि आप अंतिम संस्कार जो है करके
और आप भरोसा रखिए 1-2 दिन में हम पूरी घटना खोल के और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे जिससे ऐसा भविष्य में कोई करने की इच्छा ना। डीजल पहुंचाना ही पड़ेगा, बच्चे हैं नहीं तो डीजल लेके ये वहाँ से घर से गई। जब गई हैं तो डीजल की पिपिया इन्होंने ईखों से गुजर के डीजल की पिपिया धान की मेड़ पर रख दी। धान की मेड़ पर डीजल रख दिया। रखने के बाद में ये चल पड़ी। इसी भी दौरान इनकी बहन से शीला देवी से वार्ता चल रही थी, रास्ता शीला से गीता से। वो लगातार लोकेशन ले रही थी, बात कर रही थी बहन होने के नाते। जब ये पिपिया रख के चली हैं तो उसकी शेर सिंह की पहले से ही उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो उसने जब चली तो 5 कदम 4 कदम चली, तब उसने दोबारा बुलाया, आप मेरी बात सुनी जाइए, तब जाइए। तब ये लौट के उससे बात करने लगी। उतने बीच इनकी कॉल चल रही, शीला देवी बता रही। तो उसके बाद में न कॉल लगी और उसी लौट के बात सुनने के बाद में ये घटना को अंजाम दिया गया शेर सिंह और उनके साथियों द्वारा। उसमें जो मेन शेर सिंह का जो रोल था, मेन रोल शेर सिंह का इसलिए था कि शेर सिंह को इनके बारे में लोकेशन पता था, उनकी बात हो चुकी थी सिंचाई करने की। इसलिए मेन सब करामात घटना को गैंग रेप करके हत्या करना पूरा जुर्म शेर सिंह ने ही अपने सहयोग से किया और करवाया। सर बताएं, जिस दिन घटना हुई थी आप कैसे जान करेंगे? मैं अपने मकान पर बैठा था तो ये मेरे गांव के मेरे पड़ोसी और पारिवारिक जो है धर्मेंद्र कुमार का फ़ोन आया था मेरे पास। बोले चाचा जो है हमारी बहन की हत्या हो गई है और आप जल्दी से दौलतपुर में पहुंच चुका हूँ, दौलतपुर आ जाओ। फिर मैंने इससे जानकारी ली थी कि बेटा कैसे करके हत्या हुई है। तो बोले चाचा आप आ जाओ और फिर आप जानकारी आपको भी निकालेंगे, मैं भी निकालूंगा। अभी कोई इसमें क्लियर नहीं हो रहा कैसे करके हुई है। तो बोले आप आइए। तो मैं तुरंत यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी, 2-3 लोग अपने साथ और लेके गया और मैं अपनी गाड़ी से गया था। जब घटना स्थल पर पहुँचे थे तो वहाँ पुलिस मौजूद थी, थानाधीश थाना। जब मौजूद थी तो दोनों ईखों के बीच में एक रास्ता होके जाती है जिसकी लंबाई लगभग 500-600 मीटर थी। उसके बाद में धान पड़ता है जिस खेत के लिए सिंचाई करने के लिए इन्होंने डीजल लेके जो सिंचाई कर रहा था उसने बुलाया इनके लिए। डीजल के बहाने बुलाया था? डीजल के बहाने इसलिए बुलाया था, वो एक दिन पहले इनसे जो है इतवार के दिन बात हुई थी कि हम आपका खेत की सिंचाई कर देंगे, आप जो है अंजन लगे तभी आ जाना, कोई बात नहीं। उसके बाद में मंगल के लिए ये अंजन लगाया इसने। तो इसके सामने से इनके दोनों बेटा स्कूल गए थे। तो इन्होंने बेटों से ये नहीं कही थी कि बेटा आप स्कूल मत जाओ, आप खेत सिंचाई कर लेना। जब बेटा स्कूल चले गए तो इन्होंने 8 बजे 7 बजे अंजन लगाया। 8 बजे अंजन चालू किया, 40 किलो लाइन बिछाएगी। और 10 बजे एक वहाँ की महिला से जो वहाँ खेत पर थी उसके द्वारा एक सूचना भिजवाई थी कि उनसे कह देना अंगूरा देवी से कि डीजल लेके खेत पे आ जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा यही सूचना किसने भिजवाई थी? सूचना एक वहाँ सिंचाई कर रहा था अंजन वाला शेर सिंह सनाप सियापाल निवासी नवदिया। तो उसने सूचना जिगनिया वाली के हाथ भिजवाई थी कि डीजल लेके आ जाए। तब जिगनिया वाली ने सूचना दी जाए कि तो ये अपना घरेलू काम कर रही थी, भैंसों से हदवा रही थी, अपने पशु को हदवा रही थी। जब हदवा रही थी ये काम फाइनल करके तो जो है निच्चू हो रही थी, तब तक एक सूचना और पहुंच गई गांव के बिरजेश सनाप भूरे लाल जाटल। तो उसने कही कि आपको डीजल लेके बुलाया। जब डीजल 200 जनपद में विगत कई दिनों से बच्चा चोरी संदिग्ध व्यक्तियों के देखे जाने की अफवाह फैल रही है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल अपने निकटतम थाना क्षेत्र चौकी व डायल 112 पर सूचना दे। इस प्रकार की अफवाहों के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है व जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी को ग्रामीण क्षेत्रों स्कूलों में जाकर अफवाहों के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है।
जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा बताया गया। जोहेब गाजी की खास रिपोर्ट। उस समय से मात्र बच्चों की चोरी की बात नहीं है, अफवाहें फैल रही हैं, कभी कहते हैं चोर घूम रहे हैं, कभी बदमाश घूम रहे हैं, ताकि कहीं कोई दहशत का माहौल रहे। एक आध दो प्रकरण आए हैं जिसमें कि जो है पकड़ के कुछ लोगों को जो उनके साथ अभद्रता की गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से अपील जारी की गई थी कि बिल्कुल भी अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी सूचना पर 112 या मुझे या संबंधित थाने को सूचित करें। इसी क्रम में मेरे द्वारा अपने जनपद के जितने भी सर्किल ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहां ऐसी सूचनाएं आ रही हैं वहां रात्रि में जाएं, चौपाल लगाएं, जहां ग्राम प्रधान हो और एसडीएम हो, साथ में लोगों को जुटाएं, साथ ही साथ गाँव में पुलिस मित्र की नियुक्ति करें ताकि अगर कोई सूचना होती है तो वो सीधे पुलिस को बताएं। ये पिछले 3 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं और लगभग हम लोगों ने अब तक 20-25 से ज़्यादा गाँव को कवर कर लिया है। अब इसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में भी दिन में जाकर के बच्चों को जागृत करें ताकि वो अपने अभिभावकों को बताएं और स्वयं भी इसमें सचेत रहें। बांदा कोटेदार का भ्रष्टाचार अपने चरम पर, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की कार्यवाही की मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में भ्रष्ट जिम्मेदारों के कई मामले सामने आते रहते हैं, वहीं एक ऐसा मामला फिर से सामने आया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि हम लोग ग्राम कोरा का पुरवा मजा कोरा बुजुर्ग के निवासी एवं गरीब व्यक्ति हैं। हमारे गांव का कोटेदार वीरेंद्र वर्मा अक्टूबर माह व नवंबर माह सन 2021 का संपूर्ण अनाज गबन कर गया है। हमारी शिकायतों के आधार पर कोटेदार वीरेंद्र वर्मा का कोटा निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उसके विरुद्ध अभी तक कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। हम लोगों के साथ कोटेदार वीरेंद्र वर्मा के द्वारा हमेशा अनियमितता की जाती रही है। उप कोटेदार शुरू से ही 1 किलो गल्ला काटता रहा है। उपरोक्त कोटेदार के विरुद्ध गरीबों का गबन किया गया अनाज के कारण मुकदमा दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा इसका अनुबंध भी समाप्त किया जाना समस्त राशन कार्ड धारकों के हित में होगा। आगे ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार वीरेंद्र वर्मा दबंग किस्म का व्यक्ति है तथा गरीबों के साथ गाली गलौज करता है, वो कुछ भी कर लेने की धमकी देता है। ऐसी स्थिति में वीरेंद्र वर्मा के उपरोक्त प्रकरणों में जांच कराकर कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अब देखना ये होगा कि ऐसे भ्रष्ट जिम्मेदारों के ऊपर जिला प्रशासन अपना क्या रुख अपनाता है। क्या कोटेदार को इसके किए का जिला प्रशासन देगा दंड या फिर ऐसे ही भ्रष्ट लोगों की वजह से जनता रहेगी परेशान। संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार बांदा की रिपोर्ट। थाना क्या लगता है? कमासन थाना सर। कमासन। क्या मामला किस बात को लेकर आना हुआ है यहाँ पर? सर कोटेदार के संबंध में आया कि 2021 में सर अक्टूबर या नवंबर में अंगूठे लगवा लिया था सर। अंगूठे लगवाने के बाद अनाज नहीं दिया। क्या नाम है कोटेदार का? कहाँ का कोटेदार है ये? वीरेंद्र सिंह वर्मा कोर्रा बीरेंद्र सिंह वर्मा कोर्रा बुजुर्ग कपड़ो। अच्छा, लगभग कितने लोगों का अंगूठा लगवा के नहीं दिया राशन? समस्त पूरे कार्ड धारकों का सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदाज? लगभग 300 कार्ड धारक सर। 300 कार्ड धारक हैं जी। किसी को नहीं दिया? किसी को नहीं दिया। अंगूठा लगा लिया? जी जी। फिर इसके बाद आप लोगों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है? जी, लगातार हम शिकायत करते चले आ रहे हैं। कोर्स होने जा लगभग कब की घटना है ये सर? अक्टूबर नवंबर 2021 की सर। अच्छा, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। तो आज कहाँ हुए आप लोग? सर यहाँ जिलाधिकारी महोदय बांदा। मुलाकात हुई उनसे? उनसे नहीं हो पाई सर, जो उनके कार्यरत में तैनात है उनसे मुलाकात। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि चलो हम जांच करवाते हैं और 23/6/2022 को सर डीएम साहब को आमने सामने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहे थे कि हम जांच करवाते हैं और 2 महीने बाद बहाल कर दिए सर। 2 महीने बाद बहाल कर दिए? जी, अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं हो पाई सर। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग आए अभी लगभग यहाँ पर? यहाँ 40 लोग हैं लगभग सर। 40, सभी एक ही समस्या को लेकर आए? जी। और के साथ सक्ष होने के बावजूद 20 दिन बीत जाने के बाद भी क्षेत्राधिकारी हरियावा में नहीं पूरी कर पाए बेचना भाकियूरा। शनि महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करने एवं किसानों की अन्य समस्याओं व जायज मुद्दों के संदर्भ में हरदोई भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि के तौर पर मोर्चे में शामिल समस्त
संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में आज दिनांक 1 सितंबर 2022 को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में धरना प्रदर्शन विरोध मार्च करते हुए आपके समक्ष निम्न मांगे की हैं। एक संपूर्ण प्रदेश इस समय गंभीर सूखा के प्रभाव में है। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है, कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि वे संपूर्ण प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करे। इसके साथ ही किसानों को प्रति एकड़ 15,000 क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया जाए। तत्काल किसानों का बिजली बिल, किसानों के कृषि एवं कृषि संबंधित ऋण को माफ किया जाए, जिससे आने वाले समय में किसान खेती के काम को आगे बढ़ा सके। विद्युत संशोधन बिल 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में निरस्त करने का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को तत्काल भेजा जाए एवं किसानों के निजी नलकूपों पर लगाए जा रहे बिजली मीटरों को तुरंत हटाया जाए। आवारा पशुओं की समस्या से प्रदेश के किसानों को निजात दिलाने की कार्रवाई की जाए एवं आवारा पशुओं के कारण हुए फसली नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को मुआवजा दिया जाए। हम संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से अपील की जाती है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल निर्देशित करें कि उपरोक्त मांगों पर तत्काल कार्यवाही करें, जिससे किसानों का जीवन और खेती को बचाया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी को नोटिस के द्वारा अवगत कराया गया कि खालिद खां भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के जिलाध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, पत्रकार एकता संघ के साथ कांस्टेबल अभिषेक त्यागी के उकसाने पर कोतवाल बेनी माधव के द्वारा धमकी व अभद्र व्यवहार के चलते दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित की मांग पर कार्यवाही न होने के कारण अवगत कराया है कि 7 सितंबर को धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए जारी होगा। पंचायत ही होगी। पंचायत में करीब 5,000 किसान व पत्रकार होंगे शामिल। धरना स्थल कलेक्ट्रेट में समुचित व्यवस्था कराने के लिए जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हुई, जबकि कोतवाल का ऑडियो इकरारनामा के तौर पर सुरक्षित है। पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी हरियावा की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में प्रदेश उपाध्यक्ष मृदुलेश शास्त्री की अगुवाई में जिलाध्यक्ष खालिद खां की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश मृदुलेश शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति, जिलाध्यक्ष खालिद खां, सचिव पवन कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष बिहानी इब्राहिम खान, शेख मोहम्मद कलीम, सीसपाल सहित काफी किसान साथी मौजूद। जी बताइए, आप लोगों ने आज किसको ज्ञापन दिया? सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है। मैं मृदुलेश शास्त्री, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति। जैसा कि बिजली संशोधन बिल 2022 हमारे किसानों के खिलाफ है। किसानों के टेबलों पर मीटर जो लगाए जा रहे हैं, 1,000 की जगह 10,000 बिल आएगा। ये मीटर वापस करके और जैसी स्थिति में पहले था वैसा ही कार्य किया जाए। और पूरा सरकार इस समय जो है सूखे की चपेट में है, इसलिए सरकार से निवेदन है, पूरा प्रदेश सूखा ग्रस्त है, इसलिए पूरा प्रदेश में सभी किसानों को कम से कम 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान अग्रिम नवंबर दिसंबर की अपनी बुआई कर सके, खाद बीज ले सके। क्योंकि किसानों के पास में जो कुछ था वो सब सिंचाई में लगा दिया। हर किसान परेशान है और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आगे जो है बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे और हम लोगों को यहाँ से दिल्ली तक जरूर जाना पड़े, जाएंगे। जब तक ये बिजली का संशोधन बिल सही नहीं होगा, वापस नहीं सरकार करेगी, तब तक हम लोग बराबर संघर्ष करते रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, 7 अक्टूबर को हरदोई कलेक्ट्रेट में हम लोग बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 5,000 हमारे किसान भाई कष्ट होंगे। हमारे जिला अध्यक्ष खालिद खां के नेतृत्व में 7 सितंबर है सर। 60 पावर हाउस बनने के कई साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ कोई भी मार्ग। माधवगंज हरदोई विकास खंड माधवगंज के क्षेत्र 60 पावर हाउस कई वर्ष पहले बना हुआ था, जिसके संबंध में वहां के क्षेत्रीय लोगों ने व पावर हाउस के कर्मचारियों ने कई बार शासन व प्रशासन को पत्र के माध्यम से व संबंधित अधिकारियों को अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया। क्षेत्रीय व कर्मचारियों ने बताया कि पावर हाउस जाने के लिए अभी तक कोई भी रास्ता नहीं दिया गया है, जिससे कि पावर हाउस आने जाने वाले लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि पावर हाउस में सड़क निर्माण का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें अंकित है कि पावर हाउस जाने के लिए रास्ता बन चुका है एवं इंटरलॉकिंग हो चुकी है, किंतु जमीनी स्तर पर अभी भी कार्य प्रारंभ तक नहीं हुआ है। जो रास्ता चिन्हित किया गया है, उस रास्ते पर करीब 3 फीट घास है एवं ग्रामीण व
कर्मचारी इधर उधर से निकलते हैं, जिससे कि कई बार कीचड़ में गिरने से गंभीर चोटें भी आई हैं। रास्ते का जो बोर्ड पावर हाउस में अंकित है उसमें 159 बिलग्राम मल्लावा विधानसभा के विधायक आशीष सिंह आशु के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी हरदोई आकांक्षा राणा, जिलाधिकारी हरदोई अविनाश कुमार का नाम अंकित है एवं कार्य में 2021 एवं 22 में पूर्ण हो चुका है। इसी को कहते हैं कि दीपक के नीचे अंधेरा। लखनऊ मंडल ब्यूरो चीफ संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। जी, आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? हमारा वीरपाल है सस्तो फुर्सत। यहाँ समस्या है अभी तक, वहाँ मेन रोड से सड़क तो कच्ची बन गई है लेकिन अंदर तक नहीं बन पाई है। अच्छा, कहाँ से है रास्ता? मेन रास्ता दबियापुर डामर से पावर हाउस तक बननी है, जो अभी तक नहीं बन पाई। हम लोगों को आने में बरसात में बहुत समस्या कहीं इसके संबंध में आपने कहीं पत्र दिया है? अभी तो पत्र का सूचना जो पहुँची है, लेकिन अभी तक यहाँ बोर्ड भी बना हुआ है, लेकिन समस्या संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया आपने? अवगत कराया गया। क्या बताया गया तो कह रहे थे बनेगा, कच्चे रास्ता तो बन गई लेकिन अंदर तक नहीं बन पाई। बाहर से बने हैं? बाहर प्रधान द्वारा बनवाई गई कच्चे रास्ता, ग्राम प्रधान के द्वारा, लेकिन अंदर नहीं बनी अभी तक। अंदर तक बनेगा पूरा ये। कोई दूसरी रास्ता आपके यहाँ पावर हाउस से कहीं जाने के लिए, जैसे कहीं आपको जाना है पावर हाउस से, तो पक्की रास्ता है? कोई पक्की रास्ता नहीं है, कच्ची कोई नहीं, कच्ची है। बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में, बाइक स्लिप हो जाती है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। काफी बार बारिश के टाइम में ऐसे हादसे हो चुके हैं। हेलो जी दादा, क्या नाम है आपका? अभी नहीं जानता। क्या समस्या है? समस्या का ये गेट बनवाओ भैया। अब उधर की तरह कोई गेट वे महीना कोई न डामर करो है, न कुछ न खरंजा लगो है, तो लेके आता वो लोग फोन करते हम लोगों के पास। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। होता है प्रमाण कोई आता नहीं है, एक गाड़ी जो है जो गाड़ी है नंबर वाला है। एंकर गुरप्रीत कौर के साथ नरिया थाना लंका डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। आपको बताते चलें कि जुलाई के महीने में मां और बेटी की घर के अंदर हो गई थी निर्मम हत्या। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के लिए चैलेंज था ये ब्लाइंड मर्डर, डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाना। लेकिन एक बार फिर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने व्यावसायिक दक्षता का परिचय देते हुए इस केस को वर्कआउट किया है। चोरी लूट के इरादे से की गई थी ये हत्या। पुलिस ने हत्या में शरीक 2 सातिर बदमाश तथा एक सूत्रधार को गिरफ्तार किया है। हत्यारे 2 सगे भाई अमन और अतुल विश्वकर्मा हैं। दोनों मूल रूप से भदोही के रहने वाले हैं। विजयपाल नामक पड़ोसी ने दिया था लूट एवं हत्या का आइडिया। 2-3 दिन बकायदा रैकी की थी दोनों हत्यारों ने। फिर घटना वाले रात घर के पीछे वाले रास्ते से किया था प्रवेश। हथौड़ा और लोहे की रॉड से सर पर वार की थी दोनों हत्याएं। सर पर वार कर उतारा दोनों महिलाओं को मौत के घाट। मां बेटी के दोनों मोबाइल फोन सहित ज्वेलरी और कैश भी बरामद हुआ है इन बदमाशों के पास से। इसमें से एक आरोपी अमन पहले भी नागपुर महाराष्ट्र में हत्या एवं चोरी के मामले में जेल जा चुका है। तीनों बदमाशों को आज रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। डीजीपी श्री DS चौहान ने इस कामयाबी के लिए पुलिस टीम को शाबाशी दी है। मन में विजयपाल से इस महिला के कुछ विवाद थे और दोनों के बीच में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो विजयपाल की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि बुढ़िया के यहाँ कोई बड़ी घटना चोरी याद करा दी जाए जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो। तो उसी के द्वारा मोटिवेटेड हो करके 2 सगे भाई जिनके नाम अमन उर्फ किशन विश्वकर्मा और आदित्य उर्फ अतुल विश्वकर्मा है, इन दोनों ने मिल करके और विजयपाल जो पड़ोसी है उसकी साजिश से रात को लगभग 2 बजे के आसपास पीछे के रास्ते से जिधर स्कूल है वो अंदर कूद के प्रवेश किया। थोड़ी देर इंतजार करते रहे। इसके बाद इन्हें लगा कि अगर हम बर्तनों को उठा पटक करेंगे तो बिल्ली आज समझ के हो सकता है वो महिला जगे और बाहर देखने के लिए आए, तो हम उसको कब्जे में लेकर के फिर घटना करें।
ठीक ऐसा ही इन्होंने किया। उस बर्तन इन्होंने पटके, जो 58 वर्षीय महिला थी उन्होंने लाइट जलाई, दरवाज़ा खोला, जैसे ही बाहर आई तो इन्होंने ईंटे से मारा। इसके बाद वहाँ एक हथौड़ी थी, उससे चोट पहुँचाई। फिर उसकी बेटी अंदर से भाग के आई तो उसे भी हथौड़े और ईंटे की चोट पहुँचा करके मृत कर दिया। और घर के अंदर जो सामान थे उनको उठा लिया, जिसमें इनका कहना है कि उसके बड़े बक्से में लगभग 50 हजार रुपए की 2 गड्डियाँ थी, 1 लाख रुपए कैश था और काफ़ी मात्रा में आभूषण आदि थे। तो इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और 4 मोबाइल फ़ोन भी उसके साथ ले गए थे। और मोबाइल फ़ोन ले जाने के बाद इसमें जो अभियुक्त अमन उर्फ किशन विश्वकर्मा है, ये वर्तमान में नागपुर में रहता है काफ़ी दिनों से। वहाँ पर भी इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक हत्या का मुकदमा है, एक नकबजनी का मुकदमा है। तो शातिर अपराधी है। मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गया था, बाद में वापस आया तो एक मोबाइल फ़ोन अपने दूसरे भाई को दे दिया था। तो 4 में से 3 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हो गई है। इसके अलावा अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 12,000 के आसपास रुपए बरामद हुए हैं। पैसे इन्होंने खर्च कर दिए थे, काफ़ी समय हो गया था। और सोने की चेन और अंगूठियाँ, कान के टॉप्स, जूतियाँ, 11 अदद देवी देवताओं की आकृति के लॉकेट, 10 अदद अंगूठी और NSC के कागजात, 20,360 रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन आदि, ये सब इनके कब्जे से बरामद किया गया है। और मृतका के छोटे बेटे ने आकर के उसकी शिनाख्त भी की है कि ये उसी के घर का सामान है। बचत की रक्षा करने के लिए सुरक्षित बैंकिंग की विधियों का पालन करें। फिनो बैंक। जी हाँ, आपको बताते चले कि वाराणसी में डिजिटल बैंकिंग और भुगतान से मिली सुविधा व आराम के साथ लोगों को अपनी मेहनत की कमाई बचाने और उसकी सुरक्षा के मामले में सावधान रहना भी जरूरी हो गया है। नए युग के बैंकिंग में भरोसा स्थापित करने के अपने प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश में विस्तृत मौजूदगी के साथ फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक ग्राहक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है। वाराणसी में अभियान का लॉन्च करते हुए श्री शैलेंद्र पांडे फिनो पेमेंट्स बैंक ने कहा कि भरोसा बैंकिंग का मूलभूत तत्व है और हम सुगम, सुरक्षित और बेहतर बैंकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करते निरंतर भरोसे को मजबूत बनाने का प्रयास करते रहते हैं। एक जिम्मेदार ग्राहक केंद्रीय बैंक के रूप में हमने सर्वश्रेष्ठ तकनीकी समाधानों में निवेश किया है और कड़े साइबर सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं। हालांकि जहां एक तरफ से हम विनिमय की सुरक्षा संभालते हैं, वहीं आम जनता की राज्य में बीसी सखी सहित मर्चेंट्स के नेटवर्क से आग्रह करते हैं कि वो भी बैंकिंग की सुरक्षित विधियों का पालन करें, ताकि जालसाज उनकी संवेदनशील जानकारी चुराकर उन्हें विस्तृत नुकसान न पहुंचा पाए। श्री दर्पण आनंद पेमेंट्स बैंक ने कहा कि इस बात को समझाने के लिए हम विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे SMS, मेल, वेबसाइट आदि के द्वारा अपने ग्राहकों को मर्चेंट्स के साथ लगातार संचार कर रहे हैं। हम सभी के ग्राहक करते हैं कि वो अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, पिन, खाता संख्या या कोई भी अन्य जानकारी किसी को भी न दे, ताकि उन्हें कोई भी व्यक्ति नुकसान न पहुंचा पाए। फिनो बैंक अपने बीसी सखी कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसके तहत बैंक ने 5,500 से ज्यादा महिलाओं को बैंकिंग एजेंट्स बनाया है। इतने विशाल नेटवर्क ने बैंकिंग का उपयोग बढ़ा दिया है, इसलिए जालसाजों से सावधान रहना भी जरूरी हो गया है। श्री दर्पण आनंद ने कहा कि फिनो बैंक कभी भी ग्राहकों और मर्चेंट्स से संवेदनशील जानकारी नहीं मांगता है। आपको कॉल करके गोपनीय जानकारी जैसे यूजर ID, लॉगिन, विनिमय पासवर्ड, OTP, वन टाइम पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी पिन, CVV, एक्सपायरी डेट एवं अन्य जानकारी केवल जालसाज मांगा करते हैं। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो अपना कोई भी निजी विवरण किसी को भी न दें और वित्तीय एवं अन्य किसी नुकसान से खुद को सुरक्षा करें। मैं शैलेश पांडे, चीफ सेल्स ऑफिसर फिनो पेमेंट बैंक।
मैं पूरी इंडिया का बिजनेस देखता हूँ। मेरे साथ हैं दर्पण आनंद जो कि नॉर्थ के हमारे हेड हैं, और अशोक पांडे जी जो यूपी पूर्वांचल देखते हैं हमारे लिए। मुझे बड़े अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि फिनो पेमेंट बैंक आज बहुत ही बड़ा पेमेंट बैंक है, जो कि अंडर बैंक और अनबैंक जो हम कस्टमर्स बोलते हैं, जिनको नॉर्मली बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिलती है, उसको हम सर्विस करते हैं। आज हमारे पास 11 लाख से अधिक मर्चेंट पॉइंट्स हैं। ये मर्चेंट पॉइंट्स वो बैंकर्स हैं जहाँ पर बैंकिंग की सभी सुविधाएं जैसे पैसा जमा करना, निकासी, पैसा ट्रांसफ़र करना, अकाउंट खोलना, अकाउंट की जो सब्सिडीज आती हैं वो डिसबर्स करना, सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज को प्रदान करते हैं। फिनो पेमेंट बैंक पिछले 5 साल हमने अभी कंप्लीट किए हैं। एज अ बैंक हमारा रेवेन्यू 1000 करोड़ से ऊपर है और हम एक प्रॉफिटेबल बैंक है। हमने 42 करोड़ का प्रॉफिट किया है पिछले साल में। यहाँ पर हम जो एक उद्देश्य हमने देखा है कुछ महीनों से कि काफ़ी कस्टमर्स को काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं और काफ़ी फ्रॉड करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंपेन चलाया हुआ है यहाँ पे वो कस्टमर्स को एक एजुकेशन कैंपेन चला रहे, अवगत करा रहे हैं कि उनको कोई भी निजी डिटेल जो है वो शेयर नहीं करनी है। डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट हो, CVV हो, OTP हो, लॉगिन ID हो, पासवर्ड हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ कोई भी फ़ोन करे, बैंक का कर्मचारी होके बोले या फिर अदरवाइज होके बोले, तो उसमें फंसना नहीं है। वो जो लालच दिया जाता है कि आप या फिर डर कि आपका बिजली का बिल कट जाएगा, या लालच कि आपको इतनी लॉटरी मिलने वाली है, इतना पैसा मिलने वाला है, ये चीज़ से क्या होता है कि उसको लगता है कि मतलब ये करने से मिल जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। बैंक कभी आपकी निजी जानकारी मांगती नहीं है। मैं शैलेश पांडे, चीफ सेल्स ऑफिसर फिनो पेमेंट्स बैंक। पांडे जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है लोगों में जागरूकता अभियान करना कि आप अपना कोई भी निजी डिटेल्स कभी भी बैंक आपसे मांगती नहीं है, ना ही आपको उनको देना है। आपको OTP हुआ, आपका पासवर्ड हुआ, यूज़र ID हुआ, कोई भी लिंक आपको डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि बैंक कभी आपसे ये सब चीज़ मांगती नहीं है। बट क्योंकि अब डिजिटल इंडिया एक अभिन्न अंग है भारत का और डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ रही है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जितने भी कस्टमर्स उनको ये बताया जाए, उनको ये एजुकेट किया जाए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव। क्योंकि जितने भी ये फ्रॉड्स होते हैं उसमें कहीं कस्टमर लालच से या डर से अपना डिटेल शेयर कर देता है, उसी का फ़ायदा ये फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो अभियान चालू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कस्टमर्स को जागरूक कराने का, उसी के हम सहभागी हैं, उसी को हम पुश कर रहे हैं। और हम हर जगह जाके, हमारे 11 लाख के ऊपर मर्चेंट पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू हम कस्टमर्स में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी किसी से भी अपना निजी डिटेल शेयर मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ये सिर्फ आपको आपके लिए यूज़ करना है, नहीं तो अगर आप देंगे तो चांसेस है कि कोई आपका इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो पर्पस ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर कानपुर से है। बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग में रिक्शा वाले को छेड़खानी करना पड़ा महंगा। बीच रोड पर महिला ने चप्पलों से करी पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। देखिए हमारे साथ वायरल वीडियो। नीचे रहो, वीडियो यार दिखा मोबाइल में। तुम्हें क्या परेशानी है ना? तुम्हारा क्या है? तुम अपना काम करो और क्या। बिल्कुल देखो, ये दिखना नहीं ना तुम्हें। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज में। हम दिखाएंगे सच। गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। आज तहरीक ए तहफ़्फ़ुज़ ए सुन्नियत की एक मीटिंग 104वें उर्स ए रजवी के सिलसिले में मोहल्ला जसोली में इरशाद रजा और यूनिस गद्दी की जानिब से बुलाई गई थी। इस मीटिंग में मोहल्ला जसोली के तमाम लोग शामिल रहे। उर्स में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के मद्देनज़र लोगों ने अपने मशवरे दिए और उर्स ए रजवी में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का वादा किया और साथ ही साथ जायरीन का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी ली। इस मीटिंग का संचालन इशरत नूरी ने किया। साथ में मंडल महासचिव मुजाहिद रजा, जिला अध्यक्ष मंजूर रजा, यूनुस गद्दी, आसिफ रजा, इरशाद रजा ने अपनी राय का इजहार किया। इस मीटिंग में आले नबी मस्जिद अली काशिफ, एडवोकेट आरिफ रजा, शबलू अलवी, नफीज रजा, तनवीर रजा, अशमीर रजा, साकिब रजा, आरिफ रजा, शहनशाह रजा, काशिफ सुबहानी, एजाज अली मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। अब मैं गुजारिश करूंगा जिला अध्यक्ष जनाब मंजूर साहब से कि वो तशरीफ लाए, उनका भी इस्तकबाल। माशाल्लाह बहुत हसीन मंजर है। साथ ही साथ TPS के महानगर अध्यक्ष जनाब आसिफ रजा साहब तशरीफ लाए, उनका भी इस्तकबाल यहाँ यूनुस रजा और इशान रजा के हाथों किया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत हसीन और खूबसूरत मंजर है। अब मेरी अभी भी आप लोगों से एक अपील ये है कि मैंने 2 से 4 बार ये ऐलान किया कि अगर कोई हजरात अपने किसी मशवरे से नवाजना चाहते हो तो वो यहाँ तशरीफ लाएं। अगर तशरीफ ला रहे हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर अभी नहीं बता पाते हैं तो